don't have any other branch. हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है, नकालों से सावधान। जय हिंद बच्चों, आज आप लोगों की करंट अफेयर की सेट 14 है और आज हम लोग सेट 14 में वीकली लास्ट वीक जो है आपका उसके करंट अफेयर के क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि आप लोगों के जो वीकली टेस्ट वगैरह होते हैं उनसे भी आपने देखा होगा इस करंट अफेयर की वीडियो से क्वेश्चन रहते हैं। इसके अलावा आपका जो आने वाला एग्ज़ाम है एयरफोर्स का है, एनडीए का, सीडीएससी का, उन सब एग्ज़ाम में आपने देखा होगा कि करंट अफेयर के क्वेश्चन अच्छे खासे रहते हैं, अच्छा खासा उनका वेटेज रहता है। तो इन्हीं सब को ध्यान में रखते हुए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज के सेशन में आपके इस पार्ट में सेट 14 में जो है आपके 30 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन बाइलिंगुअल्स होंगे, है ना। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए पॉइंट टू पॉइंट जो क्वेश्चन से रिलेटेड चीज़ें हैं उस पर डिस्कस किया जाएगा और आप इनको देखिएगा और इनको लाइक कीजिएगा और इनके क्वेश्चंस को अपने नोट्स बुक में भी नोट करते रहिएगा, क्योंकि आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। आप देखेंगे तो आपको जरूर यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है ये आपकी दीना बोलू आर्टे। ये देखिए आपके प्रेसिडेंट हैं, ये आप अभी रिसेंटली फीमेल प्रेसिडेंट के रूप में सेलेक्ट हुई हैं। और ये पूछा जा रहा है कि दीना बोलू आर्टे वाज रिसेंटली सेलेक्टेड एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। देखिए आपके सामने 4 कंट्रीज है, फ्रांस है, ब्राज़ील है, पेरू है, ऑस्ट्रेलिया है। तो आपको पता होगा फ्रांस यूरोप कॉन्टिनेंट में पड़ता है, ब्राज़ील एंड पेरू ये दोनों साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया खुद कॉन्टिनेंट में है। तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों वो है पेरू। पेरू की ये पहली महिला राष्ट्रपति हैं। ध्यान रखना इनके बारे में, ये वाइस प्रेसिडेंट भी वहाँ की रह चुकी हैं, मतलब पेरू की ये वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं। अभी रिसेंटली जो है ये जो है पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में सेलेक्ट हुई है। तो इनसे एक क्वेश्चन और आपको ध्यान रखना है कि जो पेरू की ये पहली महिला उपराष्ट्रपति मतलब फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुकी है। तो इसका जो आंसर हो गया वो आपका बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 9th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो, मतलब कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने 9th विश्व आयुर्वेद कांग्रेस आरोग्य एक्सपो की मेजबानी किया, होस्ट किया। तो इस पे ये क्वेश्चन है। तो ये देखिए जो आपका क्वेश्चन है इसका आपके सामने जो आंसर है वो गोवा है। देखिए ये आजकल आपको पता होगा कि आयुर्वेद को लेकर गवर्नमेंट बहुत सीरियस है, आयुर्वेद को प्रमोट करना चाहती है। तो इसकी जो इंटरनेशनल लेवल की समिट होती है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बच्चों इसके जो सम्मेलन होते हैं उसके लिए एक वर्ड आता है कांग्रेस वर्ड आता है। तो इसको आप ध्यान रखने का कि इसकी जो इंटरनेशनल लेवल की समिट होती है तो उसमें ये वर्ड यूज किया जाता है कांग्रेस का। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस आरोग्य एक्सपो। तो ये लेटेस्ट में जो अभी हुआ है ये गोवा में आयोजित किया गया है, गोवा में इसको हेल्ड किया गया है। आयुर्वेद के प्रति आयुर्वेद के प्रति लोगों को अवेयर करने के लिए। जैसे आज की लाइफ स्टाइल में देखा होगा इतना ज़्यादा बदलाव आ गया है कि लाइफ में कहीं ना कहीं ये कमी महसूस होती है कि जितना हम इन चीज़ों पे डिपेंड हो रहे हैं, लग्जरी चीज़ों पे, कहीं ना कहीं हमारे लिए दिक्कत होती है। तो आरोग्य का मतलब ही है, आरोग्य मतलब एक तरह से आप समझते हैं इलाज फ्री, मतलब जो भी चीज़ आप समझते हो आरोग्य का मतलब है कि एकदम कंप्लीटली आपको फ्री ट्रीटमेंट मिले। तो इसीलिए ये चीज़ जो है कॉन्फ्रेंस हुआ है और ये एक्सपो जो किया गया अभी रिसेंट में 2022 में गोवा में हुआ है। यही क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है G20। देखिए इसमें एक क्वेश्चन है, आपको पता है G20 एक ग्रुप है, आपको पता होगा G20 डेवलप एंड डेवलपिंग विकसित और विकासशील देशों का ग्रुप है। ये जो G20 ऑर्गेनाइजेशन है ये 99 में इस्टेब्लिश हुआ था। अभी हाल ही में सुना होगा कि G20 का जो कॉन्फ्रेंस हुआ था 2022 में सम्मेलन हुआ था वो इंडोनेशिया में हुआ था। अभी आप लोगों ने ये सुना होगा, न्यूज में चर्चा में भी था, है ना। तो इंडोनेशिया में जो है ये हुआ था। तो पेपर में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि G20 का 2022 में अभी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था इंडोनेशिया में। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या है
डेवलप वर्किंग ग्रुप की जो मतलब इसका जो G20 है उसका जो ग्रुप है, वर्किंग ग्रुप, उसकी मीटिंग पूछी जा रही है कहाँ हुई। तो उसकी जो मीटिंग हुई है वो अभी मुंबई में हुई है। तो आपका ये क्वेश्चन है कि विच सिटी द होस्ट G20 डेवलपमेंट वर्किंग मीटिंग, तो आंसर आपका जो हो गया इसमें मुंबई हो गया। ध्यान रखना, अगर वो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं G20 का सम्मेलन इंटरनेशनल लेवल पे कहाँ हुआ, कौन सी कंट्री होस्ट किया, तो वो इंडोनेशिया होगा। और अभी आपने देखा होगा 2023 के लिए इसको होस्ट करने की जिम्मेदारी जो मिली है वो इंडिया को मिली है, भारत को मिली है। तो यहां से क्वेश्चन ये भी आपका बन सकता है कि G20 2023 में जो होना है उसको होस्ट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, जिम्मेदारी मिली है, वो किसको मिली है, भारत को मिली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ये देखिए वर्ल्ड सॉइल डे। ये जो डे है ये 5 दिसंबर को मनाते हैं, है ना, 5 दिसंबर को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसकी थीम पूछी जा रही है कि वर्ल्ड सॉइल्स डे की थीम क्या है। तो यहां पर ये क्वेश्चन पेपर में थीम को लेकर भी आ जाता है, पूछ लिया जाता है। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन है कि इसकी जो थीम है वह क्या है। तो देखिए इसकी जो थीम है वो ये है, सॉइल्स वेयर फूड बीन्स। आपको पता है मिट्टी कितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, मिट्टी पे ही कल्टीवेशन है, सब कुछ डिपेंड है। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा भी होगा कि वेदरिंग का पार्ट जो है मिट्टी के फॉर्मेशन के लिए कितना जरूरी होता है, जिसको हिंदी में अपक्षय कहते हैं, है ना। ये एनडीए में क्वेश्चन भी पूछा गया कि वेदरिंग फॉर्मेशन के क्या क्या फैक्टर हैं, क्या क्या उनके लिए चीजें जरूरी हैं, आवश्यक हैं। तो इसीलिए वर्ल्ड लेवल पे, वर्ल्ड स्तर पे इसको प्रमोट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, इसके प्रमोशन करने के लिए कि मिट्टी के प्रति लोग जागरूकता, जैसे आजकल आपने देखा होगा सॉइल इरोजन एक मेजर प्रॉब्लम बन गई है, एक बड़ी समस्या बन गई है। मिट्टी का कटाव एक डिग्रेडेशन है, उसकी मिट्टी की क्वालिटी में गिरावट है। तो इसीलिए इस तरह के डे मनाए जाते हैं ताकि हम हर साल उन पे इकट्ठा हो सकें, हम लोग उन पे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकें, हम लोग कलेक्टिव रूप से कोई जिम्मेदारी दे सकें। और इसके प्रति सबकी जिम्मेदारी है, ऐसा नहीं है कि इसके प्रति किसी एक की जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है। क्योंकि मिट्टी आपको पता है ना, देखिए इसीलिए थीम में क्या लिखा है, वेयर फूड बिगिंस, जहां से भोजन शुरू होता है। तो सिंपल सी बात है, हमारे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं, जो भी हम लोग अपने भोजन के रूप में यूज करते हैं, फूड आइटम्स के रूप में यूज करते हैं, तो उनकी शुरुआत कहाँ से, मिट्टी से ही है। और मिट्टी अगर खराब हो गई, मिट्टी पॉल्यूटेड हो गई, मिट्टी की डिमेरिट्स आ गई, मिट्टी इनफर्टाइल हो गई, तो ऑटोमेटिक कल्टीवेशन प्रोडक्शन पे असर पड़ेगा, पर हेक्टेयर पे असर पड़ेगा, हर जगह असर पड़ेगा। तो इसीलिए जो है ये थीम रखी गई ताकि लोगों को पता लगे कि जहां से हमें भोजन मिलता है, जहां से हम भोजन पाते हैं, जिससे हम यूज करते हैं, उसकी शुरुआत ही मिट्टी है, उसकी शुरुआत ही मिट्टी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां से एक क्वेश्चन आप ये ध्यान रखना कि 5 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है यूनिसेफ डे। देखिए यूनिसेफ एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो यूनिसेफ एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम क्या है, एक्चुअली क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब इसका जो हेडक्वार्टर है ये आपका न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और देखिए यहां पर यूनाइटेड नेशन, यूएन का मतलब तो आप समझते हैं, लेकिन जो इसमें लिखा है इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, इसमें देखिए ICEF। तो इसको आप ध्यान से देखिए, I मतलब इंटरनेशनल, C मतलब चिल्ड्रन, E मतलब इमरजेंसी, F मतलब फंड। तो इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। एक्चुअली सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ, आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, है ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर आप जानते हैं, है ना, आपको पता है कि 1939 में स्टार्ट हो गया था, 45 तक चला था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये समस्या देखने को आई कि बच्चों के जीवन पे बड़ा निगेटिव असर पड़ा, बड़ा नकारात्मक असर पड़ा। तो इस पर दुनिया का ध्यान गया, दुनिया के लोगों का ध्यान गया, और लोगों ने सोचा कि एक ऐसी संस्था बनाई जाए, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया जाए जो इस तरह के बच्चों पर नजर रखे, जो खासकर जैसे कहीं लड़ाई हो गई, कहीं कोई डिजास्टर हो गया, कहीं कोई आपदा आ गई, जैसे अभी देखा होगा कोविड-19 में बहुत सारे बच्चे अनाथ हो गए। तो इस तरह की समस्या को निपटने के लिए ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है।
और ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया और इस पे विशेष फोकस भी किया गया, विशेष ध्यान भी रखा गया और इसीलिए हर साल हम लोग जो है 11 दिसंबर को यूनिसेफ डे मनाते हैं। तो यहां से जो आपका क्वेश्चन बना कि 11 दिसंबर को ये दिवस मनाते हैं, तो जो प्रश्न का आंसर है, क्वेश्चन का आंसर है वो यही है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है इसका हेडक्वार्टर क्या है, या इसका फुल नेम भी पूछ सकते हैं नेवी में या वाई ग्रुप में या अदर छोटे एग्जाम में। तो इसका पूरा नाम हो गया यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। तो इससे पता लग गया कि बच्चों के लिए काम करती है। और देखिए इसके नाम में एक वर्ड इमरजेंसी का है, तो इमरजेंसी का मतलब है आपातकाल में, इमरजेंसी की पोजीशन में। जैसे कोई इमरजेंसी देश में हो जाए किसी जगह पर, तो उस केस में जो बच्चों पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है तो उससे निपटने के लिए। बाकी ये क्वेश्चन के रिगार्डिंग यहाँ पर एक जानकारी और ले लीजिए। ये 10 दिसंबर को हर साल ह्यूमन राइट्स डे मनाते हैं, जिसको हिंदी में अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कहते हैं। तो ये जो ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है 10 दिसंबर को, 10 दिसंबर 1948 से इसकी मतलब शुरुआत हुई है। तो अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, ह्यूमन राइट्स डे, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, ये जो सेलिब्रेट करते हैं मनाते हैं ये 10 दिसंबर से। तो यहां से एक क्वेश्चन आपका और बन सकता है। एक क्वेश्चन आपका दिसंबर 14 से भी बन सकता है। 14 दिसंबर को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। तो यहां से एक क्वेश्चन और आपका बन सकता है कि नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे जो है हम कब मनाते हैं, तो 14 दिसंबर। तो एक बार देखिए क्वेश्चन का आंसर तो 11 दिसंबर हो गया। हेडक्वार्टर कहां हो गया, न्यूयॉर्क हो गया। किसके लिए काम करती है, बच्चों के लिए काम करती है। कब इसकी शुरुआत हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1946 के से यूनिसेफ की शुरुआत हुई, है ना। एक क्वेश्चन आपका बन गया कि 10 दिसंबर को कौन सा डे मनाते हैं, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे, हिंदी में बोलेंगे अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। 14 दिसंबर को क्या मनाते हैं, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे, हिंदी में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। तो ये क्वेश्चन के रिगार्डिंग एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस। तो देखिए जो अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस, देखिए मतलब जैसे कहने का ये मतलब है कि जो अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस है ये हर साल बच्चों 11 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये पर्वतों के प्रति, देखो पर्वतों का होना भी जरूरी है, जैसे नदियों का होना, पहाड़ का होना, मैदान का होना, सबके प्रति। मतलब आप देखिए ये जितने भी डे हम मनाते हैं इसके पीछे हमारा ऑब्जेक्ट, हमारा उद्देश्य यही होता है कि ये इनको प्रमोट कर सके, इनको आगे बढ़ा सके। यही इसके पीछे लॉजिक होता है, यही इसके पीछे कारण होता है। तो इसमें पूछा गया है कि इंटरनेशनल माउंटेन डे की थीम क्या थी। तो देखिए जो इसकी थीम है वो वुमेन मूव माउंटेन्स। जैसे आपने देखा होगा आजकल माउंटेनियरिंग क्षेत्र में महिलाएं भी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। महिला, अच्छा वैसे भी एनवायरनमेंट के प्रति जो है मेल के प्रति फीमेल ज्यादा कंसर्न करती हैं, ज्यादा सीरियस रहती हैं। इसका उदाहरण आप उत्तराखंड से ले सकते हैं। उत्तराखंड में एक चिपको मूवमेंट चलाया गया था, आपने सुना होगा चिपको आंदोलन, चिपको मूवमेंट। तो ये जो चिपको मूवमेंट चलाया गया था ये उत्तराखंड से ही शुरू किया गया था, उत्तराखंड से ही शुरुआत थी। तो इसमें आपने सुना होगा कि पेड़ को पकड़ लेते थे, चिपक जाते थे, और इसकी शुरुआत महिलाओं ने ही की थी। तो अगर ये देखा जाए तो पुरुषों के प्रति महिलाएं जो होती हैं, पुरुषों के कंपेयर महिलाएं जो होती हैं वो इन्वायरमेंट के प्रति ज्यादा सीरियस होती हैं, पर्यावरण के प्रति ज्यादा सीरियस होती हैं, है ना। उनका उसके प्रति झुकाव ज्यादा होता है। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए इस बार की जो थीम रखी गई, थीम को क्या रखी गई, वुमेन मूव माउंटेन्स। और ध्यान रखना ये दिवस कब मनाया जाता है, 11 दिसंबर को, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपका यहां से और भी बन गया कि 11 दिसंबर को यह दिवस मनाया जाता है। और क्या मनाया जाता है, वुमेन मूव माउंटेन्स। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। सॉरी, थीम क्या हो गई। अब यहां पे एक क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग इसलिए बता दिया क्योंकि ये भी देखिए
ऐसा नहीं है कि केवल मैदान का ही होना, सबका अपना रोल है। इस इकोसिस्टम को, इस नेचर को चलाने में सबका अपना योगदान है, सबका अपना कहीं ना कहीं कोई कंट्रीब्यूशन है। तो इसलिए प्लेन, पहाड़, मैदान सबका होना जरूरी है। अगर इनमें से कोई भी चीज डिस्टर्ब होती है तो उससे जो हमारी आइसोस्टेसी है वो भी डिस्टर्ब होगी, और आइसोस्टेसी डिस्टर्ब होगी तो ये खतरा सबके लिए होगा, चाहे वो अर्थक्वेक के रूप में हो, चाहे वो लैंडस्लाइड के रूप में हो, चाहे वो किसी रूप में होगा। तो इसलिए इसका आंसर आप देखिए नेक्स्ट क्या हो गया, 6 बी, इसका आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये देखिए एक संस्था है हुरन ग्लोबल लिस्ट। एक्चुअली ये क्या करते हैं, ये लोगों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं कि कौन कितने अमीर हैं। तो इसमें पूछा गया है कि इस लिस्ट में कितने भारतीय हैं। तो इसमें बच्चों 5 भारतीय हैं और महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा लोग हैं इसमें माना गया है। और इस लिस्ट में गौतम अडानी को जो है मतलब भारतीयों में नंबर 1 रैंकिंग गौतम अडानी की है, और उसके बाद दूसरी रैंक जो है इसमें भारतीयों में वो किसकी है, मुकेश अंबानी की। तो मतलब ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर ये पूछा जाए कि जो ये हुरन ग्लोबल लिस्ट है ना, IIFL जारी करता है ना, तो अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि ये हुरन ग्लोबल लिस्ट में कौन सा भारतीय इंडियन नंबर 1 पर है, मतलब इंडियन जो है टॉप में है, तो वह गौतम अडानी, और दूसरे नंबर पे मुकेश अंबानी है। और इससे पहले जो थे पिछले साल इस लिस्ट में जो है मुकेश अंबानी नंबर 1 पर थे। और यहां से एक नया क्वेश्चन भी बन गया कि ये क्या बताता है, क्या जारी करता है। तो ये बताता है अमीर लोगों की सूची, करोड़ जैसे अरबपति बिलियनियर्स की सूची, मतलब कौन कितना अमीर हुआ है। खासकर बिजनेस क्लास के लिए ये लिस्ट आती है, क्योंकि बिजनेस क्लास के लोगों का ही बिजनेस मार्केट जो होता है इतना बड़ा होता है। चलिए, तो आंसर इसका 5 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली में एम्स, देखिए सॉरी, हालांकि ये एम्स जैसा ही है लेकिन ये स्पेशली किसके लिए है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, मतलब आयुर्वेद को बढ़ाने के लिए। इससे पहले भी देखा होगा एक क्वेश्चन आया था। तो आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए, आयुर्वेदा ट्रीटमेंट को और ज्यादा प्रमोशन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी रिसेंटली जो है गोवा में इसको इनागुरेट किया है, गोवा में इसका जो है उद्घाटन किया। ये देखिए तेलंगाना के बारे में एक क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। 2 जून 2014 को तेलंगाना बिकेम 29th स्टेट्स ऑफ इंडिया। तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। ये अभी किसी एग्जाम में आया था, इसलिए हमने आपसे डिस्कस कर दिया। हालांकि इस समय आपको पता है कि नंबर ऑफ स्टेट 28 है, पर 2014 में जब तेलंगाना बना था तो ये हमारे देश का 29th स्टेट था। यहां से एक क्वेश्चन आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रिकेटर ने, बहुत अभी आपने देखा होगा रिकॉर्ड तोड़ा है, और देखिए लिखा है किसका रिकॉर्ड तोड़ा है, क्रिस गेल्स का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो ये तो बहुत परिचित नाम है, आप लोग जानते होंगे, ईशान कृष्णा। अब इसमें एक नाम रोहित शर्मा का है। ये भी ध्यान रखना कि ओडीआई क्रिकेट में सबसे हाईएस्ट स्कोर जो है वो रोहित शर्मा का है, 264। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, पेपर के रिगार्डिंग कभी आ सकता है। हालांकि अगर फर्स्ट मेल प्लेयर में पूछा जाता है तो उसमें सचिन तेंदुलकर का नाम आता है डबल सेंचुरी में। ये भी आपको एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग ध्यान रखना है ना। सचिन तेंदुलकर जो है फर्स्ट मेल प्लेयर है जिन्होंने 200 सेंचुरी लगाई थी। तो इस तरह से एक क्वेश्चन ये आपका ये बन गया कि किसने तोड़ा, ये तो आपका आंसर हो गया। लेकिन यहां से एक क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता है कि रोहित शर्मा जो है हाईएस्ट स्कोर जो है ओडीआई में बनाए हैं। तो हाईएस्ट स्कोर मतलब डबल सेंचुरी होना ही होना है, उससे ऊपर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आंसर आपका ये हो गया। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल डेप्ट रिपोर्ट, मतलब ये देखे डेप्ट मतलब होता है ऋण, लोन, इन सब पे रिपोर्ट जारी किया गया है। और इस रिपोर्ट में बताया गया है जो सब सहारा क्षेत्र है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, अफ्रीका महाद्वीप में जो सब सहारा रीजन है वहां पर जो है काफी बुरी स्थिति है, उस रिपोर्ट में जारी किया गया है। तो ये देखिए आपसे अगर पेपर में पूछा जाए विच इंस्टीट्यूशन द रिलीज इंटरनेशनल डेप्ट रिपोर्ट, तो आंसर इज वर्ल्ड बैंक।
और वैसे देखिए एडीबी बैंक आपको पता है, इसका पूरा नाम है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका जो हेडक्वार्टर है आपने पढ़ा होगा मनीला, ये फिलीपींस का कैपिटल है, राजधानी है। और यहां पर देखिए एक संस्था है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो ये एक रिपोर्ट जारी करती है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ये भी कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा पब्लिश किया जाता है। तो ये भी एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो गई। बाकी आपके क्वेश्चन का आंसर जो 10 का वो ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए कौन सा राज्य अपना क्लाइमेट चेंज मिशन जारी किया। देखिए वैसे तो भारत में 2008 के यूनियन गवर्नमेंट के बजट से इस बात पे चर्चा शुरू हो गई थी। 2008 में जो यूनियन बजट आया था, यूनियन बजट, उसमें इस बात पे चर्चा शुरू हो चुकी थी कि भारत को आने वाले समय में अपने लिए क्लाइमेट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए बदलाव करना पड़ेगा, उसके लिए फंड वगैरह रखना पड़ेगा, पैसा तो रखना पड़ेगा, नहीं तो कैसे काम चलेगा। तो इन्होंने पूछा कि अभी रिसेंट में किस राज्य ने अपना ये मिशन जारी किया है, तो तमिलनाडु सरकार ने ये मिशन जारी किया है। तमिलनाडु सरकार अपने स्टेट में क्लाइमेट चेंजेस को रोकने के लिए, उसके प्रभाव को कम करने के लिए, उसके इंपैक्ट को मिनिमाइज करने के लिए तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने यह मिशन जारी किया। तो देखिए लिखा भी है लॉन्च इट्स ओन क्लाइमेट, मतलब अपना स्वयं का। तो कहीं ना कहीं अब भारत में इस तरह के काम भी शुरू हो चुके हैं। पहले क्या होता था, स्टेट गवर्नमेंट समझती थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन अब कहीं ना कहीं तमिलनाडु के इस कदम से स्टेट गवर्नमेंट को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का ध्यान रखना है। कंकरेंट लिस्ट आपने पढ़ा होगा कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें पॉल्यूशन वगैरह को शामिल किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम जलवायु परिवर्तन से, क्लाइमेट इंपैक्ट से, खतरों से निपटना चाहते हैं, तो इसमें ऐसा नहीं कि केवल सरकार की जिम्मेदारी है, यूनियन गवर्नमेंट से है, केवल केंद्र सरकार ही देखेगी। इसमें स्टेट गवर्नमेंट की भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपनी हिस्सेदारी है। और जब तक वो ये ऐसा काम नहीं करेगी तब तक इस मिशन में हम लोग कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो तमिलनाडु ने ये काम शुरू कर दिया है, एक अच्छा एक अच्छा कदम माना जाएगा, जिससे अदर राज्य भी अपना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए करेंसी स्वैप। करेंसी स्वैप का मतलब होता है बच्चों अपनी मुद्रा में व्यापार को बढ़ावा देना, अपनी करेंसी में ट्रेड को प्रमोट करना। तो आरबीआई ने अभी हाल ही में ये मालदीव के साथ इस पे साइन किया है। तो ये क्वेश्चन यही है कि आरबीआई साइंस करेंसी द स्वैप एग्रीमेंट विच कंट्री। तो इसमें एक वर्ड आया है करेंसी स्वैप। तो करेंसी स्वैप का मतलब होता है जैसे हम लोग डॉलर में ज्यादा करते हैं, तो अभी मोदी जी का ये कहना है क्यों ना हम अपनी करेंसी को प्रमोट करें, हम अपनी मुद्रा में व्यापार को प्रमोट करें। तो उससे क्या होता है, दूसरे देश को थोड़ा सा लाभ ज्यादा मिलता है। लेकिन इसका एक पॉजिटिव व्यू ये निकलेगा कि हमारी करेंसी मजबूत होगी। हमारी करेंसी में थोड़ा, जो आप न्यूज में सुनते हैं ना कि रुपया कमजोर हो गया, डॉलर मजबूत हो गया, तो उस पर हम थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। और जब आपकी करेंसी मजबूत होगी तो जनरल सी बात है कि आपकी करेंसी जब डॉलर के रिस्पेक्ट में मजबूत होगी तो जो रुपए का गिरना है, जो रुपया कहते हैं ना कि रुपया कमजोर हो गया है, उस पर रुकावट आएगी और धीरे धीरे रुपया मजबूत होने लगेगा। तो आजकल भारत सरकार अपने नेबरिंग कंट्री के साथ, अपने पड़ोसी देशों के साथ इस तरह के समझौते कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गोवा के मोपा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम, ये देखिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, मनोहर पारीकर। आपने पढ़ा होगा, ये हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली इनको बीमारी बड़ी हो गई थी, जिसकी वजह से इनकी समय से पहले ही डेथ हो गई एक तरह से। तो मनोहर पारीकर जो बीजेपी के थे, गोवा के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो उन्हीं के नाम पर इस हवाई अड्डे का नाम, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो आपका मोपा है, गोवा में है, उसका नाम ये रखा गया है। बाकी इसमें देखिए प्रमोद सावंत का नाम है, तो आपको पता होगा
कि जो प्रमोद सावंत हैं वो गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं, है ना। तो आंसर आपका ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। भारतीय ओलंपिक खेलों में देखिए पूछा गया है हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो इसमें देखिए आपने पीटी उषा का नाम सुना होगा, बहुत फेमस खिलाड़ी हैं, बहुत आपको पता ही होगा, जानते भी होंगे आप लोग। तो उन्हें बनाया गया है फर्स्ट वुमेन। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, फर्स्ट वुमेन, फर्स्ट मैन, फर्स्ट बॉयज, फर्स्ट गर्ल्स, इस टाइप से, फर्स्ट मेल, फीमेल। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप किसी भी एग्जाम में आप पार्टिसिपेट करते हैं तो वहां ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। तो आंसर आपका डी हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है 39 एडिशन ऑफ इंडिया विच कंट्री कोऑर्डिनेट पेट्रोल कोरापेट, है ना। देखिए ये आपको पता है ना पेट्रोल कोरापेट, ये अक्सर इंडिया का किसके साथ होता है, इंडोनेशिया के साथ होता है। ये बहुत कोई नया क्वेश्चन नहीं है, ये कई बार पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए एक संस्था है ऑल्टन कैपिटल। ये क्या है, ये संस्था दुनिया के जितने पासपोर्ट होते हैं उन पे जारी करती है रिपोर्ट। एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे अगर हमारा पासपोर्ट मजबूत होगा तो हमें बहुत सारे देशों में आने जाने की सुविधा होगी, विदाउट वीजा भी हम जा सकते हैं। अगर हमारा पासपोर्ट कमजोर होगा तो हम नहीं जा सकते हैं, नहीं आ सकते हैं। इसी तरह से एक हेनली पासपोर्ट आता है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। और ये पासपोर्ट इंडेक्स जब भी ये पूछा जाए तो इसमें जो फर्स्ट रैंकिंग है वो जापान की है। लेकिन ये जो पासपोर्ट इंडेक्स है ये किसके द्वारा पब्लिश किया गया, ऑर्सन के द्वारा किया गया। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा देश नंबर 1 की रैंक पर है, तो वो है यूएई का जो रैंक है वो नंबर 1 पर है। मतलब यूएई इसमें सबसे मजबूत देशों की पासपोर्ट सीरीज में आता है। और सबसे लास्ट स्थान जो इसमें है वो अफगानिस्तान का है। किसका है, अफगानिस्तान का है इस रैंक में। तो जैसे आप लोग सोचते होंगे कि इसका मतलब क्या है, देखिए अगर आपका पासपोर्ट मजबूत होगा तो आपको बहुत सारे देशों में बिना वीजा के भी आने जाने की छूट मिलेगी, अराइवल, फ्री वीजा अराइवल होगा। और अगर आपका पासपोर्ट कमजोर होगा तो आपको यह सुविधा नहीं मिलेगी। तो यहां से एक नया क्वेश्चन भी तैयार कर लीजिएगा। अगर पेपर में जैसे यहां ऑर्सन कैपिटल दिया है, इसकी जगह हेनली पासपोर्ट इंडेक्स आ गया। क्या आ गया, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। तो इसमें फर्स्ट रैंक किसकी है, जापान की। मतलब हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में दुनिया का सबसे मजबूत देश जो बताया गया वो जापान को बताया, मतलब उससे सबसे मजबूत पासपोर्ट। लेकिन यहां पे क्या लिखा है, ऑल्टन। तो ऑल्टन में किसका है, यूएई का। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी देखिए आजकल अल्फा न्यूमेरिक कोड का यूज किया जा रहा है फैमिली का सर्वे करने के लिए। तो पूछा गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ नंबर ऑफ ऑल फैमिलीज। तो पूछा गया कि किस स्टेट में ये यूज किया गया है। आपको पता है आजकल डिजिटाइजेशन का जमाना है नया, और सरकार ज्यादा से ज्यादा जो लीकेज है डाटा जो लीक हो जाता है, जैसे आपने देखा कि साइट हैक कर ली गई, साइट में हैकर्स आ गए, डाटा डिलीट हो गया, डाटा में इस जो है वायरस आ गए, ऐसी मतलब शिकायतें हर डिपार्टमेंट में हर जगह होती रहती हैं। तो सरकार उस चीज़ को और कम करने के लिए कि इस तरह की शिकायतें ना मिले, इस तरह के कंप्लेंट्स ना मिले, और डाटा जो हमारे पास आए वो एरर ना हो। डाटा में एरर होगा तो वो ऑटोमेटिक, डाटा एरर होगा तो रिपोर्ट गलत आएगी, बजट फंडिंग गलत तरीके से होगी। तो इसीलिए सरकार ने अल्फा न्यूमेरिक कोड का प्रस्ताव की शुरू किया है, और ये प्रस्ताव आपका जम्मू कश्मीर में शुरू किया जाएगा। अभी आपने पढ़ा होगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है 31 अक्टूबर 2019 को यूटी स्टेट बने हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन के ध्यान रखना कि 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख भारत के दो नए यूटी स्टेट्स बने। तो आंसर इसका बी हो गया। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब, मतलब क्लाइमेट क्लब किसने लॉन्च किया। देखो ये दुनिया के सबसे ताकतवर
देशों का समूह है, जिसमें कनाडा है, जर्मनी है, कनाडा है, जापान है, यूएसए है, यूके है, इटली है ना। तो ये सब दुनिया के ताकतवर देशों का जो ग्रुप है वो G7 ने लॉन्च किया है। और देखिए G20 तो आपका 99 में बना, G7 आपका 1973 में बना, सार्क आपका 1985 में बना, और आसियान जो बना वो 1967 में बना। आसियान का जो सचिवालय है ये आपका जकार्ता में है, सार्क का ढाका में इस्टेब्लिश हुआ था, है ना, और ये 99 में बने। तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो इनके फाउंडेशन ईयर और इनके मेंबर्स वगैरह से क्वेश्चन बन जाते हैं। आसियान में 10 कंट्री मेंबर्स हैं, सार्क में आपका 8 देश मेंबर्स हैं, इसमें 7 है, और ये डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज का मेंबर है। भारत G20 का मेंबर है, भारत आसियान का मेंबर नहीं है, भारत G7 का मेंबर नहीं है, भारत सार्क का मेंबर है। तो यहां से एक नए क्वेश्चन देख लीजिए, भारत जो है G20 का भी मेंबर है, भारत सार्क का भी मेंबर है, भारत आसियान का मेंबर नहीं है, भारत G7 का मेंबर नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट यूटी इन इंडिया हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड द फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व। तो ये देखिए बेटा, लद्दाख में स्टैब्लिश किया जा रहा है। एक्चुअली ये एक साइंस का कॉन्सेप्ट है। यहां देखिए लिखा है डार्क स्काई रिजर्व, मतलब खगोल विज्ञान के प्रति लोगों में, जैसे लद्दाख ऊंचाई पर है, आपने पढ़ा होगा ऊंचाई पर है, हाईएस्ट प्लेटू है वहां, उसी रीजन में आप आगे जाएंगे तिब्बत का पठार पड़ेगा। तो भारत का मतलब, अब इस में क्या किया जा रहा है, एक्चुअली ये जो हमारा प्रकाश है, लाइट है, जैसे रात के समय में जो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज हैं, जो खगोल पिंड हैं, उनको यहां से देखा जा सकता है। तो आप ऐसे समझिए, टूरिज्म की एक नई विचारधारा, टूरिज्म का एक नया आइडिया, एस्ट्रो टूरिज्म। कौन सा टूरिज्म? एस्ट्रो टूरिज्म। तो एस्ट्रो टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए यह भारत में स्थापित किया गया है। और यह लद्दाख में ही क्यों किया गया? क्योंकि यह ऐसी जगह इस्टेब्लिश किया जाता है जहां की क्लाइमेट ड्राई हो, वो लोकेशन की ऊंचाई ज्यादा हो, और वहां की क्लाइमेट में ह्यूमिडिटी ना के बराबर हो, बहुत कम हो। इसीलिए आपने पढ़ा होगा लेह लद्दाख भारत का कोल्ड डेजर्ट है, शीत मरुस्थल है। तो इसीलिए ये प्रोजेक्ट लगाया गया है, और ये भारत में कहां पर इस्टेब्लिश किया गया है? लद्दाख में। चलिए अगला क्वेश्चन, ये देखिए हिस्टोरिकल न्यूक्लियर फ्यूजन है ना, परमाणु संलयन में, तो ये इसका आंसर बेटा यूएसए है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। तो जो इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल है, इसका आयोजन जो किया गया है भोपाल में किया गया है। आपको पता है साइंस को प्रमोशन करने के लिए ये सब होते रहते हैं, हर साल होते हैं। तो अब आप जिस साल एग्जाम में अपीयर होंगे उस साल का पूछते हैं। 2021 में जो बच्चा दिया होगा तो इससे 21 का पूछ सकते हैं, आप 22 में देंगे, 23 में देंगे तो आपसे 22 का पूछ सकते हैं। तो इस पर कोई बहुत ज्यादा वो डिस्कस नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए वाटर इंपैक्ट समिट, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर इंपैक्ट समिट, वाटर इंपैक्ट समिट का मतलब बच्चों ये है कि जो जल प्रबंधन है, वाटर मैनेजमेंट, आपने देखा होगा आज के समय में वाटर क्राइसिस बहुत बढ़ती जा रही है, रेनफॉल पैटर्न में बदलाव आ रहा है, उसका भी एक असर है। और हमारा जो पीने का पानी का मेन रिसोर्स है वो आप सब जानते हैं ग्राउंड वाटर है, और जब बारिश वगैरह नहीं होगी तो ग्राउंड वाटर का लेवल नीचे जाता जाएगा, तो ड्रिंकिंग वाटर में समस्या आएगी। तो ये जो आपका हुआ है, ये कॉन्फ्रेंस, ये सम्मेलन, ये जो भी हुआ है, तो ये आपका बच्चों जो हुआ है ये न्यू दिल्ली में हुआ है। ये कहां हुआ है? न्यू दिल्ली में। इसमें कई सारी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व हैं, लेकिन बेसिकली से जो मिनिस्ट्री ऑफ जल है, जल शक्ति मंत्रालय है, वो इसके लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। तो वाटर के मैनेजमेंट को लेकर है, इसीलिए देखिए इसका नाम रखा है वाटर इंपैक्ट समिट।
मतलब जल का प्रभाव क्या है, उसको लेकर ये सबमिट की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश, अभी आपने सुना होगा DY चंद्रचूड़ बने हैं, आपको पता होगा ये हमारे देश के CJI हैं, इनके पिताजी भी CJI रह चुके हैं, है ना, और ये भी CJI हैं, इनका कार्यकाल 2 साल का है। आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 124 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट है, उसमें आज के समय में सुप्रीम कोर्ट में 33 जज हैं, 1 आपके एक CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनको मिला के बना है। करंट में 34 है। पॉलिटी में पढ़ा होगा कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट में जज की संख्या को इंक्रीज कर सकती बट मिनिमाइज नहीं कर सकती है। तो ये पूछा गया है कि किस शहर में इन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को लिखा ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स डिजिटेशन हब्स, मतलब आजकल आपको पता होगा ना कि अदालतों को भी कंप्यूटर से जोड़ा जा रहा है ताकि फाइल का इंपैक्ट कम हो जाए, फाइल का बोझ कम हो जाए, है ना, फाइलों का बोझ भी कहीं ना कहीं देखा होगा लोग काम नहीं करते हैं, काम चोरी करते हैं, तो उनको डिजिटाइज करने के लिए तो ये किया गया है उड़ीसा में। तो इसका आंसर आपका क्या बन जाएगा, उड़ीसा बन जाएगा। आपका 24 है, ये एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट है, अभी इसको GI टैग मिला है, आप लोगों ने सुना होगा GI टैग। GI टैग को पूरा नाम है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, हिंदी में भौगोलिक संकेतक बोलते हैं। तो ये पूछा जा रहा है कि ये जो वेपोर है, वेपोर जो प्रोडक्ट है, वेपोर उरु जो प्रोडक्ट है, ये फ्लैगशिप प्रोडक्ट है विच ऑफ स्टेट्स इंडिया। तो इसमें जो बेटा देखो आपके 4 हैं, तो इसमें केरला है और इसका आंसर केरला है। पहले एक्चुअली क्या था, ये GI टैग की वजह से न्यूज में आया है। तो जैसे आप इस तरह के क्वेश्चन पे भी नजर रखें कि इसको GI टैग मिला हुआ है लेटेस्ट में, जिस भी एग्जाम में अपीयर करते हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी GI टैग का क्वेश्चन बन सकता है वो किसी भी स्टेट से हो सकता है, उड़ीसा से पूछा गया, MP से पूछा गया, है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो केरला हो जाएगा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौम्या स्वामीनाथन WHO की मुख्य वैज्ञानिक के रूप में की जगह कौन, तो ये है जेरम्स फेरार, ये चुने गए हैं सौम्या स्वामीनाथन की जगह पर। ये जो सौम्या स्वामीनाथन है, ये आप लोगों ने MS स्वामीनाथन का नाम सुना होगा, उन्हीं की बेटी हैं। आपने MS स्वामीनाथन का नाम सुना होगा, तो जो MS स्वामीनाथन है उन्हीं की बेटी हैं सौम्या स्वामीनाथन। ये WHO में चीफ साइंटिस्ट थी, उन्हीं की जगह पे रिप्लेस होंगे, ये आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखो 2000 फीफा में किसने डिक्लेयर किया है, ये आपने पढ़ा होगा, अभी आपने सुना होगा 2005 का 22 का जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ उसको आपने पढ़ा होगा कि अर्जेंटीना ने जीता है ना, और किसको हरा के जीता है, फ्रांस को हरा के जीता है। और ये कहां पर हुआ था, दोहा में, कतर में, है ना। तो ये सब क्वेश्चन वैसे भी आपके बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, ये पूछा गया है कि इंडो कजाकिस्तान के बीच में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कहां हुई है, तो ये मेघालय में हुआ है बेटा, इसका आंसर मेघालय में है, ये पैरामिलिट्री एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बद्री गाय को देखिए बद्री गाय ब्रीड हैज बीन सेलेक्टेड विच स्टेट गवर्नमेंट ऑफ जेनेटिक एनहांसमेंट। जैसे आजकल देखा होगा जेनेटिक इंजीनियरिंग का बहुत तेजी से डेवलपमेंट किया जा रहा है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में बद्री गाय को, मतलब गायों की नस्ल में और ज़्यादा सुधार करने के लिए, और ज़्यादा उन्हें प्रभावी बनाने के लिए, उनको और यूजफुल करने के लिए, उनकी अंदर जैसे होता ना बीमारी वगैरह ज़्यादा हो तो उनको जेनेटिकली इस तरह से मॉडिफाइड कर दिया जाए कि उन पे बीमारियों का असर कम पड़े। तो ये अभी रिसेंट में उत्तराखंड सरकार ने ऐसा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त मंत्रालय ने विच इंडिया फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑर्डर ऑल डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री टू डिस्कार्ड द व्हीकल दे आर, मतलब कितने साल पुराने वाहनों को उन्होंने कहा है कि अब अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो उन्हें हटाने का आदेश दिया है। तो इसका है 15 साल। ये इसलिए किया गया ना कि ज़्यादा पुराने व्हीकल्स वगैरह होंगे तो उसका इफिशियंसी कम हो जाएगी, तो उससे पॉल्यूशन लेवल बढ़ेगा, और वो पॉल्यूशन लेवल जितना बढ़ेगा वो कहीं ना कहीं हमारे लिए खतरा ही होगा, तो इसीलिए इसको आदेश दिया गया, दिल्ली के लिए खासकर ये कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज बीन बिकम, ये क्वेश्चन फिर हमें लगता है वही पुराना क्वेश्चन फिर आ गया, फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च क्लाइमेट, यही है। इसका आंसर हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तमिलनाडु। तो क्लाइमेट चेंज मिशन को लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य तमिलनाडु है।
ठीक है बच्चों, तो इस तरह से 30 क्वेश्चन के सेट्स थे जिसको हमने डिस्कस कर दिया, आप लोगों ने देख लिया और आपने देखा होगा जो मेन की पॉइंट्स थे बता दिया गया है। आप इनको देखिए, ज्यादा से ज्यादा इनको नोट्स लिखते जाइए, क्योंकि देखो क्या होता है कि आप जब भी एग्जाम में जाएंगे तो वहां क्वेश्चन दोनों टाइप के होते हैं, मॉडरेट भी होते हैं, टफ भी होते हैं। तो अगर आपकी रेगुलर प्रैक्टिस रहेगी, रेगुलर आप करते रहेंगे, तो मुझे लगता है कि आपके मॉडरेट क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं होंगे। और आपको पता है ना कि अगर आपके मॉडरेट क्वेश्चन बच्चे गलत हो जाते हैं तो आपके लिए एग्जाम में फिर कितना दिक्कत आती है, कितनी परेशानी आती है। ठीक है बच्चों, ठीक है, आप लोग इसे देखिए और इसके नोट्स बनाते जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करें अपने फ्रेंड में, ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। ठीक है बच्चों, जय हिंद। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.